मेरा नाम मंजूरी देशमुख है। शादी को आज बस 5 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियों का बोझ मेरे कंधों पर रख दिया गया हो। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की, चाचा के दबाव में की थी। चाचा हमेशा कहते थे, लड़की की उम्र हो गई है मंजूरी, अब जिद मत कर, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। और मैं चुपचाप सिर झुका लेती थी। मेरे पति नीलेश भी शायद उतनी ही नाखुश थे जितनी मैं। उनकी निगाहों में कोई मोह नहीं था, बस एक मजबूरी थी, जैसे किसी ने उन्हें भी बांध रखा हो। शादी के दिन से ही हमने एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं की थीं। मुझे लगा था शायद ये रिश्ता भी उन अनगिनत रिश्तों की तरह बन जाएगा जो समाज निभाता है, दिल नहीं। मैं जब पहली बार इस घर में आई, सासू माँ के पैर छुए। उन्होंने कहा, खुश रहो बहू, अब ये घर तुम्हारा है। पर उनकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था। घर में दादा दादी, चाची, छोटे देवर और ननद सब थे। बड़ा घर था, पर माहौल में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। पहली सुबह जब मैं उठी, सासू माँ पहले से रसोई में थीं। बहू, आज से तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, उन्होंने कहा। मैंने हल्की से मुस्कुराकर जी कहा और रसोई में लग गई। आटे की गंध, चाय की भाप और मसालों की खुशबू, सब कुछ नया था, पर मेरा मन शांत नहीं था। सासू माँ ने कहा, नीलेश को ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, पर दादा को बिना मिर्ची के खाना नहीं चलता, ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाया। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैंने थाली में खाना परोसा। सासू माँ, दादी, चाची, सबने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में अपनापन नहीं था, कुछ और था, शायद परीक्षण। खाना खत्म हुआ तो मैं जल्दी से कमरे में चली गई, थोड़ा आराम करने के लिए। फ्रेश होकर आई और जैसे ही अपने घने काले बाल कंघी करने लगी, अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर खड़े नीलेश पर पड़ी। वो चुपचाप मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। वो धीरे से बोले, तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक लब, ये सब देखकर कोई भी खुद पर काबू खो दे। उनकी आवाज़ में एक अजीब तीखापन था। मुझे लगा जैसे वो कोई और हैं, वही नीलेश नहीं जो अब तक चुप रहते थे। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। मैंने बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्यों डरती हो मंजूरी? मैं तुम्हारा पति हूँ। उनकी पकड़ मजबूत थी। मैंने छूटने की कोशिश की और आखिरकार झटके से बाहर भागी। रसोई की ओर गई जहाँ सासू माँ खड़ी थी। मैंने हाँफते हुए कहा, माँ, नीलेश वो। पर उन्होंने बिना मेरी बात सुने कहा, बहू, जरा ये चाय बना दे, दादाजी की दवा के साथ देनी है। मैं ठिठक गई। क्या उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, या वो सब जानती थीं और नज़रअंदाज कर रही थी? मैंने चाय बनाई, पर हाथ कांप रहे थे। पानी उबल रहा था और मेरे मन में सवाल, क्या ये घर वैसा नहीं जैसा बाहर से दिखता है? क्या इस परिवार में कुछ ऐसा छिपा है जो कोई बताना नहीं चाहता? सासू माँ मेरे पास आईं और धीरे से बोली, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बहू, इस घर में सब कुछ अपने तरीके से चलता है, बस अपने हिस्से का काम करती रहो और सवाल मत पूछो। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, एक डराने वाली बात थी। शाम को जब मैंने सब्जी काटनी शुरू की, सासू माँ ने आकर साथ दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देख बहू, शादी के बाद हर औरत को कुछ बातें धीरे धीरे समझ में आनी पड़ती हैं। मैंने पूछा, कैसी बातें माँ? वो बोली, घर में जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। कुछ बातें अगर पूछो भी मत तो जिंदगी आसान रहती है। उनका लहजा मीठा था, पर बात के पीछे कुछ गहरा सन्नाटा था। मुझे लगा जैसे वो मुझे किसी अदृश्य जाल में फंसा रही हों। तभी ननद सृष्टि आई और बोली, भाभी, दादाजी का दूध गर्म कर दो, वो अकेले में कोई बात करना चाहते हैं। मैंने हैरानी से सासू माँ की ओर देखा। उन्होंने बस सिर हिला दिया। मैं दूध लेकर दादाजी के कमरे की ओर चली। कमरा पुराना था, दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। दादाजी खाट पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, आ गई बहू, अच्छा किया। मैंने दूध थमाया तो उन्होंने धीरे से कहा, इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। जो तुमने देखा वो तो बस शुरुआत है। मैं सन्न रह गई। मैंने डरते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? दादाजी बोले, नीलेश, वो जो दिखता है वैसा नहीं, और तुम्हारी सास, वो बहुत कुछ छिपा रही है। मैंने पूछा, क्या छिपा रही हैं? तभी दरवाजे पर आवाज आई,
सासू माँ की। दादाजी, बहू को परेशान मत करिए, उसे आराम करने दीजिए। उन्होंने अंदर आकर मुझे देखा और कहा, चलो बहू, अब खाना परोस दो। मैंने पीछे मुड़कर दादाजी की ओर देखा। वो चुप थे, पर उनकी आंखों में एक डर था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे। सभी बैठे थे, सासू माँ, दादा दादी, नीलेश, चाची, देवर और ननद। मैंने सबको खाना परोसा। सासू माँ ने कहा, बहू, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। सभी मुस्कुराए, पर नीलेश की नज़रें मुझ पर टिकी थीं, अजीब और ठंडी। अचानक लाइट छपकी सी, सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई, पर दादाजी की थाली गिर चुकी थी। उनकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हुईं और वो नीचे झुक गए। दादाजी, मैं चिल्लाई। सब भागे, पर सासू माँ ने मुझे एकदम रोक दिया। पीछे हटो बहू, तुम कुछ मत छुओ। उनकी आवाज़ में गुस्सा था, डर नहीं। डॉक्टर को बुलाया गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। दादाजी अब सांस नहीं ले रहे थे। सब लोग शोक में थे, पर उस रात जब मैं अपने कमरे में गई, दरवाजा आधा खुला था। अंदर नीलेश किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो बोले, हाँ, सब ठीक से हो गया, अब कोई शक नहीं करेगा। मैं ठिठक गई। क्या वो दादाजी की मौत की बात कर रहे थे या कुछ और? मैं पीछे हटी, पर दरवाजे से टकरा गई। नीलेश ने तुरंत मेरी ओर देखा। क्या सुन रही थी तुम? मैं कांपते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं। वो मुस्कुराए, ठीक है, मंजूरी, अब तुम इस घर की बहू हो और कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात नींद नहीं आई। दादाजी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, इस घर में जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। क्या वाकई दादाजी की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि कुछ और थी? क्या नीलेश और सासू माँ के बीच कोई गुप्त राज था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं अगली शिकार हूं? रात की 3 बजे होंगे। सारे घर में सन्नाटा फैला था। बस दीवार की घड़ी की टिक टिक और मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। दादाजी की मौत को सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन उस रात की हर झलक अब भी आंखों के सामने घूम रही थी। सासू माँ सबके सामने खूब रोईं, मगर उनके आंसुओं में एक अजीब अभिनय था, जैसे वो किसी को दिखाने के लिए रो रही हों। और नीलेश, वो तो और भी अजीब बर्ताव करने लगा था। दिन में मुस्कुराता, रात में चुपचाप कहीं जाता और देर रात लौटता। मुझे सब समझ आ रहा था, पर किसी से कह नहीं सकती थी, क्योंकि इस घर में सवाल पूछना गुनाह था। सुबह जब मैं उठी, सासू माँ पहले से रसोई में थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, आज पूजा रखी है, दादाजी की आत्मा की शांति के लिए। सब तैयारियां कर ले। मैंने धीरे से कहा, जी माँ। मैंने आटा गूंथा, सब्जी काटी और चाय चढ़ाई। सासू माँ ने मुझे देखते हुए कहा, बहू, नीलेश को आज बाहर नहीं जाने देना, पूजा में बैठना जरूरी है। उनका लहजा आदेश जैसा था। मैंने सिर झुका लिया, पर मन में एक बात लगातार घूम रही थी। उस रात नीलेश ने किससे कहा था, सब ठीक से हो गया? क्या वो दादाजी की मौत की बात कर रहा था या कुछ और? पूजा के पहले सृष्टि मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। वो बोली, भाभी, कुछ कहना है पर डर लग रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ सृष्टि, बोलो ना। वो बोली, कल रात मैंने देखा माँ और भैया किसी कमरे में थे। वो कमरे का ताला खोल रहे थे। उस कमरे में कोई नहीं जाता, माँ हमेशा मना करती हैं। मेरे कान खड़े हो गए। कौन सा कमरा? वो पिछवाड़े वाला कमरा, जहाँ दादाजी पहले रहा करते थे। माँ ने कहा था कि वो कमरा बंद रहेगा। सृष्टि की आवाज़ कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा कि आज रात में देखूंगी। सृष्टि डर गई। भाभी, मत जाना, माँ बहुत गुस्सा होंगी अगर पकड़ लिया तो। मैं मुस्कुराई। सच जानने के लिए थोड़ा डर तो झेलना ही पड़ता है। पूरे दिन पूजा की तैयारी चली। घर के हर कोने में अगरबत्ती की खुशबू थी, लेकिन मुझे उसमें भी एक सड़ी हुई सी गंध महसूस हो रही थी, जैसे कोई रहस्य उस धुएं में लिपटा हो। जब सब लोग पूजा में बैठे, नीलेश मेरे पास आकर धीरे से बोला, तुम ठीक हो ना मंजूरी? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो हल्के से मुस्कुराया। बस ऐसे ही पूछा, अब ये घर तुम्हारा है, इसे अपना बना लो। उनकी मुस्कान में एक छिपा हुआ डर था, या शायद कोई धमकी। रात को सब सो गए। घड़ी ने 12 बजाए। मैं धीरे से बिस्तर से उठी और बिना आवाज किए पिछवाड़े की ओर बढ़ी। रास्ता अंधेरा था,
लकड़ी के फर्श से हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। सृष्टि ने बताया था कि कमरे का ताला हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज ताला खोला था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा धीरे से धकेला। अंदर घुप अंधेरा था, पर जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, दादाजी, सासू माँ और एक अनजान आदमी का साथ में फोटो। वो आदमी बिल्कुल नीलेश जैसा दिख रहा था, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था नीलेश देशमुख 1993-2005। मैं सन्न रह गई। क्या मतलब? अगर ये नीलेश 2005 में मर चुका था, तो मेरे पति कौन है? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने झट से टॉर्च बंद की। दरवाजा खुला और सासू माँ अंदर आई। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैं हकलाते हुए बोली, माँ, ये फोटो, ये कौन है? उन्होंने ठंडी हंसी हंसी। जो सवाल नहीं पूछने चाहिए वही तू पूछ रही है बहू। मैं बोली, माँ, सच बताइए, ये नीलेश कौन है? अगर ये 2005 में मर गया तो? उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, जिसे तू पति समझ रही है, वो इस घर का असली बेटा नहीं, वो कोई और है। लेकिन ये बात तू किसी से नहीं कहेगी, समझी? मैंने झटके से हाथ छुड़ाया। क्यों? क्यों छिपा रही हैं आप सब? दादाजी की मौत का इससे क्या संबंध है? सासू माँ ने गुस्से से कहा, बहुत ज्यादा जानना तेरे लिए ठीक नहीं है मंजूरी। इस घर की औरतें तब तक सुरक्षित हैं जब तक चुप रहती हैं। और उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं सारी रात सो नहीं सकी। सृष्टि मेरे पास आई और बोली, भाभी, माँ ने कहा है कि अब से तू रसोई अकेले नहीं करेगी, वो तुझे बाहर भेजना चाहती है। मैं चौंक गई। बाहर? कहाँ? उन्होंने कहा है कि तू 2 दिन के लिए मायके चली जा। पर मैं जानती थी, ये मायके भेजना नहीं, दूर करना था। शायद मैं उनके राज के बहुत करीब पहुंच गई थी। सासू माँ खुद रसोई में थी। मैं अंदर गई तो वो बोली, चाय बना दे, नीलेश को ऑफिस जाना है। मैंने चाय चढ़ाई। पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने एक दवा की शीशी अपने दुपट्टे के नीचे से निकाली और धीरे से चाय में कुछ मिलाया। मेरा दिल थम गया। मैंने घबराकर पूछा, माँ, ये क्या मिला रही हैं? वो बोली, विटामिन सिरप है बहू, तुझे क्या लगता है? मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने चाय कप में डाल दी और बाहर चली गई। मैंने तुरंत दूसरा कप चाय बनाकर नीलेश को दिया और वो कप मैंने खुद रोक लिया। आप ये मत पीजिए, मैं बाद में दे दूंगी। वो मुस्कुराए। क्या हुआ मंजूरी, आज इतनी जल्दी चिंता? मैंने कहा, बस ऐसे ही। उन्होंने कप रख दिया, पर उनकी निगाहों में शक था। कुछ देर बाद सासू माँ अंदर आईं और बोली, बहू, तूने चाय दी? मैंने कहा, हाँ माँ, लेकिन। तभी पीछे से आवाज आई, आ आ। हम दोनों भागे। चाची जमीन पर गिरी थी। उनके हाथ में वही कप था जिसमें चाय बची हुई थी। सासू माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत बोली, किसने दी ये चाय? मैं कांपते हुए बोली, माँ, वो मैंने तो नीलेश को। उन्होंने मेरी ओर देखा। मतलब तूने जहर वाली चाय बदल दी? मैं सन्न रह गई। जहर? तो वो सच में चाय में कुछ मिला रही थी। सासू माँ की धमकी। वो मेरे करीब आई और कान में बोली, बहू, अब तू बहुत कुछ जान चुकी है। अगर जुबान खोली तो तेरा भी अंजाम ऐसा ही होगा। मैं पीछे हटी। आपने दादाजी को भी? वो चुप रहीं, पर उनकी आंखें सब कह रही थीं। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मुझे इस घर से निकलना ही होगा। मैंने बैग में कुछ कपड़े रखे और जैसे ही बाहर निकलने लगी, नीलेश दरवाजे पर खड़ा था। वो बोला, कहाँ जा रही हो मंजूरी? मैंने कहा, मुझे जाना है, यहाँ दम घुटता है। वो बोला, अगर तू गई तो शायद जिंदा लौट नहीं पाएगी। ये घर छोड़ना आसान नहीं। वो धीरे से मुस्कुराया, वही मुस्कान जो मैंने पहले दिन देखी थी। उस मुस्कान के पीछे कुछ और था, कुछ बहुत डरावना। मैं पीछे हटी और गलियारे से दौड़ी। सृष्टि मेरे पीछे आई और बोली, भाभी, भागो, माँ को सब पता चल गया है। हम दोनों ने पिछला दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, भागने की कोशिश मत कर, इस घर से कोई नहीं निकलता। मेरे पैरों के नीचे ठंडा फर्श था और ऊपर आसमान में बादल गरज रहे थे। मैंने सृष्टि का हाथ पकड़ा और कहा, सच जानकर भी चुप रहना अब मुमकिन नहीं है। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला और सामने नीलेश खड़ा था, हाथ में चाकू लिए। रात का वो पल, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे कानों में ही बजी जा रही हो। सामने नीलेश, हाथ में चमकता हुआ चाकू, पीछे सासू माँ और अंधेरी हवेली का पिछला दरवाज़ा। सृष्टि मेरे पीछे कांप रही थी और मैं जैसे किसी बुरे सपने में फंसी थी। कहाँ भाग रही हो मंजूरी?
नीलेश की आवाज़ ठंडी और अजीब थी। मैंने कांपते हुए कहा, तुम मेरे पति नहीं हो। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। अब तो सब जान ही चुकी हो ना, फिर सुनो पूरा सच। उसकी मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। मैं इस घर का असली बेटा नहीं हूं। असली नीलेश तो 20 साल पहले मर चुका था, उसी कमरे में जहां तू कल रात गई थी। सृष्टि ने हाँफते हुए कहा, लेकिन माँ ने तो कहा था कि भैया विदेश में पढ़ने गए हैं। वो बोला, वो झूठ था। इस घर की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक अनाथ बच्चे को अपनाया, मुझे, और मेरा नाम भी नीलेश रख दिया, ताकि दुनिया को लगे कि उनका बेटा जिंदा है। मैं स्तब्ध थी। लेकिन ये सब क्यों छिपाया? उसने ठंडी सांस ली। क्योंकि दादाजी ने विरोध किया था। उन्हें ये सच मंजूर नहीं था कि घर का असली बेटा मर गया है। वो सब कुछ सबके सामने बताने वाले थे। मैंने डरते हुए कहा, तो तुमने? वो मेरी बात काटते हुए बोला, हाँ, दादाजी को मैंने ही मारा, पर ये सब अकेले नहीं किया। मैं सन्न रह गई। सासू माँ पीछे से आगे आईं और बोली, बहू, जो कुछ उसने किया वो घर की इज्जत के लिए किया, तुम नहीं समझोगी। इज्जत? मैंने चिल्लाकर कहा, एक मासूम की जान लेकर आप किस इज्जत की बात कर रही हैं? सासू माँ बोली, तू भी अगर ये बात किसी को बताने की कोशिश करेगी तो तेरे साथ भी वही होगा जो दादाजी के साथ हुआ था। इतने में सृष्टि ने आगे बढ़कर कहा, माँ, अब बहुत हो गया। आपने सबको धोखा दिया, हमें, दादाजी को और अब भाभी को। सासू माँ ने गुस्से में थप्पड़ चढ़ दिया। चुप! जो तू जानती है उसे भूल जा, वरना तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सृष्टि के गाल पर निशान पड़ गया, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वो बोली, मैं अब पुलिस को सब बताऊंगी। सासू माँ ने चाकू नीलेश को थमाया और बोली, खत्म कर दे दोनों को। नीलेश एक कदम आगे बढ़ा। मैं और सृष्टि पीछे हटे। अचानक मैंने पास रखी दीपक की प्लेट उठाई और जोर से फेंक दी। दिया गिरा और आग लग गई। पर्दों में, कालीन में, हवा में। घर का पिछला हिस्सा जलने लगा। अंधेरे में हम दोनों भागे। पीछे से सासू माँ की चीख सुनाई दी, मंजूरी, तू बच नहीं पाएगी। हम दोनों किसी तरह घर से बाहर निकले। आसमान में बादल गरज रहे थे। बारिश शुरू हो गई। सृष्टि ने कांपते हुए कहा, भाभी, अब क्या करेंगे? मैं बोली, थाने चलेंगे। अब सच छिपाना नहीं, सबको बताना होगा। हम सड़क पर दौड़ने लगे। अचानक पीछे से एक कार की हेडलाइट्स चमकीं। नीलेश और सासुमा कार में हमारे पीछे थे। रुको मंजूरी! उनकी आवाज गूंजी। सृष्टि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोली, भाभी, अब या तो हम मरेंगे या सच जिंदा रहेगा। हम दोनों सड़क पार करने ही वाले थे कि अचानक तेज ब्रेक की आवाज आई। कार फिसली और पलट गई। सासू माँ और नीलेश उसी कार में फंस गए। हम दोनों भागे, लेकिन कार में आग लग चुकी थी। अंदर से सासू माँ की चीखें गूंज रही थीं, बचाओ, मंजूरी! मैं पीछे मुड़ी, पर सृष्टि ने रोक लिया। भाभी, जो उन्होंने किया उसका यही अंजाम था। मैंने आंखें बंद कर ली। आग की लपटों में वो घर, वो कार और वो झूठ डल रहा था, सालों से जो इस परिवार की दीवारों में कैद था। सुबह पुलिस आ गई। मैंने सब कुछ बताया, दादाजी की मौत, नकली नीलेश और सासू माँ के रहस्य। सृष्टि मेरे साथ थी और हमारी बात पुलिस ने दर्ज की। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी, देशमुख परिवार के रहस्य का खुलासा, बहू की हिम्मत से उजागर हुआ 20 साल पुराना सच। गांव के लोग मेरे पास आए, सबने कहा, तूने जो किया वो हर औरत के लिए मिसाल है। आज उस हादसे को 6 महीने हो गए हैं। मैं और सृष्टि अब शहर में रहते हैं। मैंने कुकिंग क्लास शुरू की है। सोई में अब डर नहीं, बस खुशबू है। कभी कभी जब मैं चाय बनाती हूँ तो सोचती हूँ, कभी इसी चाय के बहाने मौत दी जाती थी और आज वही चाय जिंदगी की गर्माहट बन गई है। सृष्टि कॉलेज जाती है और हर बार कहती है, भाभी, अगर उस दिन आप डर जाती तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। मैं मुस्कुरा देती हूँ। दादाजी की तस्वीर मेरे सामने रखी है। उनकी आंखों में अब शांति है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मुझे डाक से एक लिफाफा मिला। अंदर एक फोटो थी, सासू माँ और असली नीलेश की, और पीछे लिखा था, सच कभी नहीं मरता। मेरे हाथ कांप गए। कौन भेज सकता है ये तस्वीर? क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी उस राज को जानता था? या क्या सचमुच अब भी कोई जिंदा है? चाय की केतली में उबलते पानी की आवाज़ गूंज रही थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज की रोशनी में भी अब कभी-कभी साया नजर आता था।